प्रोग्राम शहरनामा में मैं हूं आपकी होस्ट रुकाशा गुल। नाज़रीन, आज का हमारा सफर पिछले जो जितने भी सफर थे उनसे थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आज मैं सुबह सुबह ही तैयार हूं सफर के लिए। आज जिस शहर के लिए आपको सैर करवाने लिए जा रही हूं वो सियासी, अस्करी और तारीखी अहमियत का हामिल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसे शहर इक़्तिदार की राहदारी भी कहा जाता है। इस खित्ते में आपको गंधारा तहजीब के आसार इस तरह से मिलेंगे कि बुद्ध मत के मानने वाले आज भी यहाँ खिंचे चले आते हैं। इस जगह पर आपको मार्गला के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ हिमालयन फुटहिल्स भी देखने को मिलेंगे। तो आइए राजा जी, आपसे मुलाकात होती है रावलपिंडी में। नाज़रीन, मैं पहुंच चुकी हूं सता मुर्तफ़ा पोठोहार के इलाके ज़िला रावलपिंडी में, जहां 3000 साल कदीम गंधारा तहजीब के आसार आज भी मौजूद हैं और इस तहजीब का जिक्र ऋग्वेद और बुद्ध रिवायात के अलावा चीनी सयाह हायून सैंग ने अपने कई सफ़रनामों में किया है, क्योंकि वो यहाँ पर सयाहत की गर्ज से आया करता था। पंजाब चूँकि बर्रे-सगीर का एक दाखिली दरवाज़ा हुआ करता था, तो बड़े बड़े नामवर हमला आवर यहाँ पर आए और यहाँ से गुजरे हैं, जिनमें सेंट्रल एशियंस हैं, फिर आर्यंस हैं। इसके अलावा यहाँ पर ईरानी, तुरानी, पहलवी हुक्मरान, गजनवी, गखड़, सिख और फिर ब्रिटिश एम्पायर वगैरह शामिल हैं। अब ये वाला जो खित्ता है वो गखड़ों के ज़ेरे हुकूमत बहुत देर तक रहा, लेकिन गखड़ों को फिर शिकस्त दी सिखों ने और फिर अंग्रेज़ों ने 1849 में सिखों की ही रविश को अपनाते हुए 1851 तक इस खित्ते को अपना एक मुस्तहकम कला बना लिया। इस खित्ते की मुफस्सल तारीख का जिक्र हमें मिलता है तो उसके जहांगीरी में, जिसमें शहनशाह जहांगीर लिखते हैं कि 1493 में एक रावल नामी हिंदू राजा वो जब यहाँ पर आया और उसने रावलपिंडी की बुनियाद रखी, तो तब एक ये छोटा सा गांव हुआ करता था और हमारे यहाँ जैसे गांव को पंजाबी में पिंड कहते हैं और फिर अगर वो और मज़ीद छोटा हो जाए तो उसको पिंडी कह दिया जाता है। तो आई थिंक इसी मुनासबत से फिर ये उस हिंदू राजा के नाम से और गांव होने की मुनासबत से रावलपिंडी कहा जाने लगा, यानी रावलों का गांव। तो इस तरह से ये शहर रावलपिंडी बना। 1880 की दहाई में रावलपिंडी तक रेलवे लाइन बिछाई गई और ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह 1 जनवरी 1886 में किया गया। 1904 में रावलपिंडी को जिला का दर्जा हासिल हुआ और अब ये डिवीजन की हैसियत भी रखता है। जिला रावलपिंडी 6 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें टैक्सिला, रावलपिंडी, कलरसैदा, कहूटा, गोजर खान और दौल ताला शामिल हैं। रावलपिंडी का कुल रकबा 5286 मुरब्बा किलोमीटर है। जिला का कुल ज़रई रकबा 12 लाख एकड़ है, जिसमें 7,69,228 रकबा नाकाबिले काश्त है, जबकि सिर्फ 4,30,772 एकड़ पर काश्त की जाती है। जिला की अहम फसलों में गंदम, मकई और मूंगफली सरे फहरिस्त हैं। जिला रावलपिंडी की कुल आबादी 54,02,380 है, जिसमें से 23,96,672 लोगों का ताल्लुक देहात से है, जबकि 30,05,708 लोग शहरों से मुंसलिक हैं। आबादी के लिहाज से रावलपिंडी पाकिस्तान का चौथा बड़ा और सूबा पंजाब का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ पर आबाद कबाइल और बरादरियों में राजपूत, सैयद, मुगल, कुरैशी, मलिक, चौधरी, सत्ती और अब्बासी कबाइल शामिल हैं। सता मुर्तफ़ा पोठोहार के इस इलाके में पंजाबी जुबान के ज़ेली लहजे पोठोहारी,
और हिंद को कसरत इस्तेमाल रहते हैं। जिला रावलपिंडी बहुत सी सियासी, समाजी, अस्करी और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात का गहवारा है, जिनमें साबिक वफाकी वजीर राजा जफरुल हक, साबिक वजीर पंजाब राजा इशफाक सरवर, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ, साबिक वफाकी वजीर खान गुलाम सरवर खान, साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल टिक्का खान, डायरेक्टर ISI जनरल जहीरुस्सलाम, साबिक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सवार खान, निशाने हैदर पाने वाले लांस नाइक मोहम्मद महफूज, निशाने हैदर पाने वाले जवान राजा मोहम्मद सरवर, निशाने हैदर पाने वाले जवान सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शब्बीर अव्वान, पाकिस्तान क्रिकेटर टीम के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, क्रिकेटर सुहेल तनवीर, क्रिकेटर अजहर महमूद, क्रिकेटर यासिर अरफात सत्ती, क्रिकेटर नजफ शाह, क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, क्रिकेटर मोहम्मद वसीम, इंटरनेशनल बॉक्सर आमिर खान, कम्युनिस्ट रहनुमा दादा अमीर हैदर खान, सिख कारकुन तारा सिंह, मुसन्निफा बल्कीस शेख, अदीब करतार सिंह दुग्गल, शायर आनंद बख्शी, फिल्मी अदाकारा स्वर्ण लता, अदाकार बलराज साहनी, अदाकार जावेद शेख, गुलकारा हदीका कियानी और मशहूर सिंगर शाजिया मंजूर का ताल्लुक भी रावलपिंडी से ही है। नाज़रीन, मैं आपको सैर करवा रही हूँ रावलपिंडी शहर की, और इस धरती से बड़े बड़े बहादुर लोग गुजरे हैं, लेकिन आज भी ये धरती बहादुर लोगों से भरी पड़ी है। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी नामवर, एक ऐसी बहादुर खातून से करवाने वाली हूँ कि उनके किस्से तो उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये करवाती चलूँ कि इनका नाम है ब्रिगेडियर नुसरत जहान सलीम साहिबा, और इनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है, और 1965 की पाक भारत जंग में इन्होंने शिरकत भी की है। मैं इनके बारे में जितना भी बोलूँगी हमारा एपिसोड छोटा पड़ जाएगा, तो आइए उनसे सुनते हैं उन्हीं की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। आपके पास आने का मकसद हमारे अवाम को बताना कि खातून कितनी बहादुर होती है। खातून, मैं समझती हूँ कि जितनी खातून बहादुर होती है, इतना मर्द भी बहादुर नहीं हो सकता। अरे वाह, सारे मर्द हमें बुरा भला ना कहना शुरू कर दें। क्योंकि खुदावंद करीम ने खातून के अंदर ऐसी भी सलाहियतें पैदा की हुई हैं, खुद दी हुई हैं खुदा ने, कुरान पाक में भी है, गो के उसको नाजुक तरीन बनाया है, लेकिन उसके अंदर जो जज्बे हैं ना, यस, माँ का जज्बा, बेटी का जज्बा, बहन का जज्बा, बीवी का जज्बा, वो बेटी वो पता नहीं क्या कुछ कर जाती है, माशाल्लाह, वो इतना कुछ कर जाती है, सह जाती है कि इंसान दंग रह जाता है। 1965 की जो जंग थी उसमें क्या हालात थे उस वक्त, मतलब आपने क्या क्या देखा? बेटा, मैं ऑफिसर वार्ड में खड़ी थी जिस वक्त ना मेरे कमांडिंग अफसर का फ़ोन आया, तो उसने कहा क्या कर रही हूँ? मैंने कहा जी आपकी इंस्पेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जल्दी आ जाओ मेरे दफ्तर में, तो लोगों ने पता नहीं है कि क्या हो गया। मैंने कहा जी नहीं, ये नहीं पता हमें क्या हुआ। तो कहने लगे कि आपके पड़ोसी आए हैं, उनकी खातिर खिदमत करती है। मैंने कहा कौन से पड़ोसी? एक कहती हैं कि पड़ोसी तुम्हें नहीं पता, इंडियंस। अच्छा, उन्होंने हमला कर दिया है लाहौर पे, पाकिस्तान पे हमला किया है, और तुम जल्दी आओ इधर ऑफिस में। अच्छा। तो मैं ये जब बात कर रही थी ना, मेरे 2-3 इधर गिरद मेरे लेफ्टिनेंट कर्नल खड़े थे, पेशेंट, सही, क्योंकि वो वार्ड था। उन्होंने कहा जी आप क्या कह रही हैं, आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा लाहौर पे हमला हो गया है, तो CO साहब कह रहे हैं कि जल्दी ऑफिस में आओ। तो हमने प्रोफेशन की खातिर खिदमत करनी। अच्छा। कहते हैं कि हमला हो गया। तो वो कहते हैं भागे भागे ना सारे के सारे लोगों ने ना बाहर भागना शुरू कर दिया। अच्छा। कहते हैं हम यूनिटों में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमने वार्ड में नहीं लेटना, हमने बिस्तरों पर नहीं लेटना, हम यूनिटों में जा रहे हैं। आप सही कह रही हैं? मैंने कहा हाँ मैं सही कह रही हूँ, मेरे CO साहब ने बताया कि वो पड़ोसी आ गए, हमने उनकी खातिर खिदमत करनी।
कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सारे वर्ड ने ऊंचे ऊंचे से नारे लगाने शुरू कर दिए और कहा जी हम यूं तो मैं जा रही हूँ। तो हमारी पाक आर्मी में जो जज्बा है वो कभी आपने किसी और में देखा? बेटे जान हो जो जज्बा है ना सिर्फ ये था कि लाहौर के लोगों ने जिस तरह से हमारी मदद की, मैं एक चीज़ का कहती थी तो 1000 चीज़ें आ जाती थी और मेरे पास संभालने को जगह नहीं होती। आप यकीन करें कि मेरे पास ऐसी चीज़ें आ जाती थी कि वो वार्ड में जगह नहीं होती थी, स्टोरों में भिजवानी शुरू कर दी। तो हमारे पास जो हिंदू पायलट आते थे, जो कैदी थे, हमने उनको भी भिजवानी शुरू कर दी। अच्छा, मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तानी अवाम है बड़े अच्छे, इन्हें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती ना अच्छी। बिल्कुल गाइडलाइन हो तो इन लोगों के अंदर ऐसे जज्बे हैं कि फट पड़ेंगे, ऐसे ये चीज़ें कर दिखाएंगे कि आप ये को यकीन नहीं आएगा। क्योंकि मुझे ये 65 ही मैंने देखा है ना कि अगर एक चीज़ कहूँ तो 1000 चीज़ें देख के आ जाते थे। फ्रूट इस तरह ला के हमारे सामने रखते थे। हम थोड़ी सी, मैं इसमें अपनी जेब में डाल के ना गाउन पहना होता था, उसमें डाल के ऑपरेशन थिएटर ले जाती थी। उस सुबह से जो ऑपरेशन कर रहे होते थे भूखे प्यासे, मैं उनके मुंह में एक चीज़ डालती, मैं कहती जल्दी से थोड़ा सा सारा हो जाए। और आप यकीन करें, ये अभी तक जो आपके मुंह से मैं सुन रही हूँ, ये मैंने किताबों में पढ़ा था, लोगों से सुना था कहानियों की फॉर्म में। मुझे लगता था ये एक ड्रामेटाइज्ड की हुई चीज़ है, अच्छा ऐसे हेल्प हो रही है, लेकिन आज आपके अपने मुंह से मैंने सुना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं बेटा, ये चीज़ें जो मैंने देखी है ना, आप यकीन करें कि मुझे रोना आ जाता। जब मैं रोती थी ना, जिस वक्त पहला मरीज़ मेरे ऑपरेशन थिएटर में आया तो उसकी टांगे बूट कटे हुए थे, जो पहला वो हमला हुआ था। तो मैं ना देख के मैं कहा ये मैं क्या देख रही हूँ। तो मेरे सर्जन जो हैं मुझे कहते हैं कि क्या देख रही हो, इससे भी बुरा चीज़ें देख रही, सब्र करो। मैंने कहा कि ये क्या है, ये जंग है, इसको जंग को बंद कर दो खुदा के वास्ते। इसने सुबह जब बूट पहने होंगे जिसको नहीं पता होगा कि ये उतार नहीं सकेगा। तो मुझे कहते हैं कि देखो इस वक्त हमने इन लोगों को बचाना है, इन लोगों की खिदमत करके इनको ठीक करना है। अगर तुमने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं एक दिन वार्ड में गई तो एक लड़का ना लंबा सा था हवालदार, बाहर की तरफ भाग रहा था। तो मैं उसको ना ऐसे आगे से रोक के कहा, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहते हो कौन हो तुम, मुसलमान हो? मैंने कहा हाँ मुसलमान हूँ। कहता है कि अगर मुसलमान हो तो तुम्हें नहीं पता कि जंग हो रही है और मैंने पेट्रोल लेके जाना है, और अगर पेट्रोल ना लेके गया तो मेरे साथ गाड़ी कैसे चलाएंगे, गाड़ी आगे कैसे जाएगी, हम दुश्मन को कैसे ख़त्म करेंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो मुझे कहता है कि कलमा पढ़ो। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद से। मैंने जब उसको बिस्तर पे लिटाया तो वो जान बद ना हो सका, मैं उससे चादर डाल के आगे चली गई। तो मैं कहती हूँ कि ये जज्बे थे जिनसे हमने लड़ाई की। आपने इमोशनल कर दिया बहुत ज़्यादा। बस बेटा, आगे दास्तानें कुछ ऐसी हैं और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि मेरी किताब ज़रूर पढ़ना। अच्छा, आपने किताब भी लिखी है? वो जो लिखी है ना, ये किताब समाजिया मुझे देना ज़रा। वाह वाह। हाँ ना बेटा, ये बच्चा, ये देखो बेटा, ये मेरी किताब का नाम है मेरे साथी, मेरे गाजी, मेरे शहीद। वाह। तो ये आपने उस सारे जो वाक़यात आपकी आंखों के सामने, मैंने इसमें मेरी इस किताब को ना बड़ी पजराई मिली है। चलें अब हम आपका मूड थोड़ा अच्छा करते हैं और अपना भी मैं अच्छा करती हूँ। मुझे ये बताएं कि और क्या शौक़ हुए? ये तो आपका जज्बा था ना, लेकिन जैसे लोगों को शौक़ होता है, कुकिंग का शौक़ होता है, गाने का शौक़ होता है, इस तरह के कोई शौक़ कभी पाले? बचपन से ना मुझे ढोलकी बजाने का बड़ा शौक़ था। अच्छा। और मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि मत जाके लोगों की शादियों में बैठ के ढोलकी बजाना, जैसे मरासन होती है बैठ जाती है। तो मैंने कहा अम्मी मुझे शौक़ है ना। तो फिर मुझे कहते थे गाना भी गाती हो, फिर उठ के डांस भी करना शुरू कर देती हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम ना ऐसा किया करो। तो मैं फिर उनको, जिनके घर में फंक्शन होता था, उनको कहती थी आप मुझे आवाज़ दे के कहना आओ ना नुसरत ढोलकी बजाओ ना। तो बस ये बात है कि ढोलकी का भी शौक़ था, गाने का भी शौक़। अरे वाह, गाने का शौक़ था आपको? जी बेटा। चलें फिर हमें कुछ सुना दें ताकि हम जो उदास हुए हमारी उदासी थोड़ी कम हो जाए। आप बेटा मेरी तो आवाज़ ही निकलती। कोई बात नहीं, आप हमारी बड़ी हैं, हमारी माँ जी हैं, जैसा भी सुनाएंगी सर आंखों पे। अच्छा, कुछ भी बहुत अच्छा था जो आपका बहुत पसंदीदा हो। अब वो एक नूरजहां का गाना है, जी जी, अगर आवाज़ ने साथ दिया तो थोड़ा सा सुना देती हूँ।
वे सोने दिया कंगना सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, वे सोने दिया कंगना। अरे वाह, आपको भी बड़ा अच्छा गाना आता है। मेरा तो कुछ अर्से से गला खराब हुआ है, वरना मैं आपका साथ जरूर देती। अच्छा, अल्लाह। आपकी कहानी हमने जानी, जो कि अभी आपकी पूरी उम्र में से छोटा सा एक हिस्सा है। मैं तो चाहती थी कि आपसे और बातें करते, लेकिन हमारे शो का कुछ टाइम ऐसा है। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ रखते हुए कोई एक ऐसा तगड़ा सा मैसेज दें, ताकि हम भी आप ही के जो नक्शे कदम पे चलें। बेटे जान, अगर आप औरत हैं, आप आदमी हैं, आपके अंदर जो एक जज्बा होना चाहिए, वो जज्बे जो होते हैं वो काम आते हैं। बिल्कुल। आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती अगर आपके अंदर जज्बा होगा, वो ही आपको उभारेगा, वो ही आपको उठाएगा, वो ही आपको ले जाएगा। मैं समझती हूँ कि नर्सिंग का जज्बा जब मेरे अंदर था तो मैंने वो कुछ कर दिखाया है कि अयूब खान ने जब मुझे तमगा कायद आज़म दिया तो मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है कि मुझे ये तमगा मिला। आप ये डिज़र्व करती थी। जी बेटा, थैंक यू सो मच। आपकी दुआएं चाहिए मुझे, मेरे लिए, हमारे शो के लिए, हमारे चैनल के लिए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, आमीन। और इस सुनो टीवी को अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ दे, आमीन। कामरानियाँ दे, और आप लोग इसी तरह शो करते रहें और इसी तरह इस पाकिस्तान में अपनी खिदमतों को। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। रावलपिंडी की सैर करते लाल हवेली के बाद जो दूसरा तारीखी मकाम आपके जहन में आता है वो है लियाकत बाग, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस बाग को किसी दौर में कंपनी बाग कहा जाता था और ये नाम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की मुनासबत से दिया गया था। इस बाग को तारीखी अहमियत इसलिए हासिल है क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी नामवर सियासी शख्सियात ने जलसों में खिताब किया, जिसमें सरे फहरिस्त हैं हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिर मौलाना ज़फ़र अली खान, फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फिर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। लेकिन इस बाग ने तारीख में दो बड़े ही सोगवार दिन भी देखे, जिसमें से एक 16 अक्टूबर 1951, जब वज़ीर आज़म लियाकत अली खान यहाँ पर आए खिताब करने की नीयत से। अभी उन्होंने 2 से 3 लफ्ज़ भी नहीं कहे होंगे कि 2 फायर आते हैं, उन्हें लगते हैं और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। और उनकी शहादत के बाद उनकी याद में इस बाग का नाम लियाकत बाग कर दिया गया। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं होती। एक और दूसरा सोगवार दिन 27 दिसंबर 2007, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पीपल्स पार्टी में यहाँ पर जलसे में खिताब करने आती हैं और खिताब के बाद अपनी गाड़ी में चली जाती हैं, लेकिन अपने जालों का खून गरमाने के लिए, उनमें जोश और वलवला पैदा करने के लिए सनरूफ खोल के बाहर निकलती हैं, उन्हें हाथ हिलाती हैं, उनके नारों का जवाब देने लगती हैं। तो तभी 3 फायर उन पर किए जाते हैं और वो 3 फायर के बाद शहीद हो जाती हैं और यहाँ पर एक और अहद तमाम हो जाता है। रावलपिंडी की आप सैर करने आएँ और लाल हवेली का नज़ारा ना करें, ये कैसे हो सकता है। और इस वक्त मैं लाल हवेली के अहाते में मौजूद हूँ। लाल हवेली को पहले सैगल हवेली, उसके बाद जिन्नों वाली हवेली और फिर लाल हवेली के नाम से याद किया जाता है। लेकिन इस हवेली ने इतने सारे नामों का सफ़र कैसे तय किया? शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखते हैं कि जेहलम के एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बैरिस्टर धनराज सहगल वो किसी शादी की तकरीब में सियालकोट आए। वहाँ पर उनकी नज़र एक बुद्धा बाई खातून के ऊपर पड़ी और फिर वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और मोहब्बत की कहानी को लाजवाल बनाने के लिए उन्होंने इस हवेली की बुनियाद रखी और इस हवेली का नाम सैगल हवेली रख दिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद वो धनराज तो इंडिया चले गए, लेकिन बुद्धा बाई कहाँ, कब, कैसे, क्यों गायब हो गई आज तक कोई ना जान सका
और इसी बिना पर लोगों ने इस हवेली को जिन्नों वाली हवेली के नाम से याद करना शुरू कर दिया। लेकिन काफ़ी अरसा बाद शेख रशीद अहमद के बड़े भाई ने इस हवेली को ख़रीद लिया और आज यहाँ पर हमारे सियासी रहनुमा शेख रशीद अहमद मकीम हैं और इस हवेली को लाल हवेली के नाम से आज याद किया जाता है। नाज़रीन, प्रोग्राम शहरनामा के थ्रू मेरा मकसद है आपको पाकिस्तान के हर खूबसूरत खित्ते की सैर करवाना। और इस वक्त मैं एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में मौजूद हूँ जो रावलपिंडी का एक बहुत बड़ा पार्क है। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि ये एशिया के जो बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं उनमें भी इसका शुमार होता है। ये जो पार्क है वैसे तो पाकिस्तान बनने से पहले कायम है और इसका नाम माजी में टोपी रख पार्क हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो इस पार्क को जो हमारे साबिक सदर पाकिस्तान और जनरल अयूब खान साहब हैं उन्होंने इसको प्रॉपरली डेवलप किया और इसको आवाम के लिए मज़ीद खूबसूरत बनाया। इसमें झीलें बनाई गई और उस वजह से इसको प्रॉपरली जो ओपन किया आवाम के लिए वो 1959 के करीब किया। और आज इस पार्क को देख के मैं हैरान हो गई हूँ, दंग रह गई हूँ कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, जिसमें आपको खाने पीने की चीज़ें, जिसमें आपको यहाँ पे जंगली लाइफ मिलेगी, म्यूज़ियम मिलेगा, आप बोटिंग कर सकते हैं, आप राइडिंग कर सकते हैं, आप झूले ले सकते हैं और तो और यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो फल हैं उनके दरख्त भी लगा रखे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक आप किसी को भी यहाँ पर ला सकते हैं फुल एंजॉयमेंट के लिए। तो मैं तो आज यहाँ आई हूँ सैर करने, आप भी जब रावलपिंडी आए तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा इसको। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं रावलपिंडी का तारीखी रेलवे स्टेशन जिसका पुराना नाम गंजीपुर रेलवे स्टेशन हुआ करता था और ये 1879 से लेकर अब तक अपनी पूरी आबोताब के साथ यहाँ पर कायम व दायम है। इनके जो पहले रेलवे स्टेशन मास्टर थे उनका नाम राम किशन लाल था। इस रेलवे स्टेशन के 5 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी लंबाई तकरीबन 1800 फुट जबकि चौड़ाई 150 फुट के करीब है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ से रोज़ाना तकरीबन 28 के करीब रेलगाड़ियाँ निकलती हैं, जबकि मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन से तकरीबन 36 के करीब रेलगाड़ियाँ यहाँ से गुजर के जाती हैं। और इस रेलवे स्टेशन का शुमार पाकिस्तान के ए क्लास रेलवे स्टेशंस में किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत ही खूबसूरत है, इसको इतने अच्छे अंदाज में महफूज किया गया है और वो कहते हैं ना कि रेलवे स्टेशन एक पुरानी बात है, रेलगाड़ी एक पुरानी बात होती जा रही है क्योंकि हमारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो जदीद होते जा रहे हैं। लेकिन इसकी हालत देख के लग रहा है कि पाकिस्तान के दिल बदल गए हैं, रोशन होना शुरू हो गया पाकिस्तान फिर से।
ज़िला रावलपिंडी में सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, देही सेहत के मराकज़, बुनियादी सेहत के मराकज़ और MCH सेंटर समेत कुल 116 इदारे हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में तकरीबन 25 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ, जबकि 1800 के करीब डॉक्टर्स हैं जो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे बाकी महकमे हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है, उसी तरह महकमा सेहत भी पीछे नहीं है। यहाँ पर अद्वियात की अदम दस्तयाबी है। उसके अलावा यहाँ पर टेस्टिंग मशीन्स जैसे कि CT स्कैन है, फिर MRI मशीन है, उसकी किल्लत बताई जाती है। फिर यहाँ पर वार्ड्स में बेड्स की कमी है। यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं अपने पेशेंट्स को लेके, उनको पार्किंग के मसाइल देखना पड़ते हैं। तो अवाम की फ़लाह के लिए ये तमाम मसाइल जो हैं वो इंतज़ामिया और हुकूमत की फ़ौरी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। ज़िला रावलपिंडी के तालीमी मयार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर शरह खानदगी 70.5% है और बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए यहाँ पर सरकारी स्कूल्स की कुल तादाद 104, 40 कॉलेजेस जबकि 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए ये तालीमी इदारे तो बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर असातिज़ा की शदीद कमी है। देखा गया है कि स्कूल्स में तकरीबन 500 के करीब जबकि कॉलेजेस में तकरीबन 400 के करीब सीट्स ताहाल खाली हैं। इसके अलावा आर्जी टीचर्स को भर्ती किया जाता है जिनसे निज़ाम को चलाया जा रहा है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं जैसे कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट सही तरह से प्रोवाइड नहीं की जाती, पीने का साफ़ पानी यानी पीने के पानी के मसाइल हैं। फिर उसके अलावा बेशतर स्कूल्स में जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसकी बड़ी किल्लत है। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि बच्चों के इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि उनकी तालीमी जो सफ़र है उसमें कोई रुकावट ना आ सके। ज़िला रावलपिंडी में बढ़ते हुए क्राइम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर चोरी, डकैती, राज़नी, कत्ल और इसके अलावा गन पॉइंट पर जो वारदातें हैं, फिर गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें हैं वो एक मामूल बन चुका है। 2021 और 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक जो क्राइम ग्राफ बढ़ा है वो 54% के करीब है। इलाके में अमन अमान कायम करने के लिए, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए यहाँ पर 29 थाने, 20 पुलिस चौकियाँ हैं, जबकि अहलकारों अफसरान समेत कुल जो नफरी है वो 9000 के करीब है। लेकिन अब भी SP हेडक्वार्टर की जो आसामी है वो खाली है। ये जो महकमा पुलिस है वो बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनकी FIR के जो इंदराज हैं उसमें ताख़ीर है, फिर चालान का बर वक्त अदालत में पेश ना होना, जो उनका मसरूका सामान है उसकी बरामदगी में देरी है, उसके अलावा जो उनकी मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए, महकमा पुलिस पे तवज्जो दी जाए ताकि इस इलाके में अमन व अमान को बहाल किया जा सके, तहफ़्फ़ुज़ शहरियों को अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जा सके। नाज़रीन, गंधारा तहज़ीब तकरीबन 3000 साल पुरानी तहज़ीब है और इसके नाम के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि ये गंधारा लफ्ज़ संस्कृत ज़ुबान के लफ्ज़ से लिया गया है, यानी गंध का मतलब जिसमें समझा जाता है खुशबू और हार का मतलब ज़मीन, तो इसको खुशबू की ज़मीन कहा जाता था। फिर एक और रिवायत के मुताबिक गंध या कंद एक ऐसे लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है कुएँ या तालाब। तो मेरे ख्याल से ये जो गंधारा तहज़ीब के इलाके हैं यहाँ पर झीलें हुए करती थी, शायद इस वजह से, या फिर ये जो इलाका है वो दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के दरमियान वाक़ है, शायद इस वजह से इसको पानी या तालाब का इलाका कहा जाता था। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ टैक्सिला में। आपको मैं लेके जा रही हूँ टैक्सिला म्यूज़ियम, जहाँ पर आपको दिखाऊँगी कि कैसे हज़ारों साल पुरानी अशिया, नायाब चीज़ें कितने अच्छे तरीके से संभाल कर रखी हुई हैं, और उसके बाद आपको वो साइट्स भी दिखाऊंगी जिसकी खुदाई करके ये सब चीज़ें निकाली गई हैं। आइए मेरे साथ। इस
इस्लामाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर ये टेक्सला म्यूज़ियम, जिसका संगे बुनियाद 1918 में उस वक्त के वायसराय और बरतानवी हिंद के गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने रखा था। ये जो म्यूज़ियम है एक मरकज़ी हॉल पर मुश्तमिल है जिसमें 2 गैलरीज़ हैं और उन गैलरीज़ में पिछले 3000 साल के दौरान जो टेक्सला की गंधारा तहज़ीब के लोग हैं उनकी सकाफ़त की भरपूर अक्कासी की गई है। उसके अलावा टेक्सला की खुदाई में जो नवादरात मिले उनमें से तकरीबन 7000 नायाब अशिया को यहाँ पर महफूज किया गया ताकि हम और आप जैसे लोग जब यहाँ पर आएँ तो उन्हें देख सकें। उन अशिया में चांदी के, सोने के ज़ेवरात हैं, फिर सिक्के हैं, पत्थरों के मुजस्समे हैं, फिर उसके अलावा सिक्के हैं और जो जंगी आलात होते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो आइए मेरे साथ, आपको भी म्यूज़ियम के अंदर का विज़िट करवाती हूँ। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि किसी भी तहज़ीब में, किसी भी दौर में लोग खाते पीते क्या थे और कैसे थे। तो इस म्यूज़ियम में आके मुझे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली वो है ये चक्की जो जेलों में भी पीसी जाती है, आटे की चक्की। और ये वही है, ये मैं अपनी नानी दादी के दौर में भी देख चुकी हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ, जिसे सिलवट्टा कहते हैं, मैंने जो सिलवट्टा सुना हुआ है, जिसे हम मसाले पीसते हैं, वो मुख्तलिफ इक़साम के पड़े हुए हैं। फिर ये है कि इन सारी चीज़ों को जब आप पकाते हैं तो उंडेलते किस में, चीज़ें किस में आप डालते हैं। ये सामने हंडियाँ पड़ी हैं, बर्तन हैं, ग्लास हैं, प्लेटें हैं जिसमें हम सब कुछ डालते हैं। फिर सामने बड़े बड़े जार्स नज़र आ रहे हैं जिसमें आटा वगैरह, जो अनाज होते थे वो सेव किए जाते थे। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको औज़ार, जंगी आलात, बड़ा कुछ मिलेगा। अब ये देखें, ये लोहार के औज़ार हैं। जो एक लोहार है जो ब्लैक स्मिथ है, वो कैसे काम करता था, वो औज़ार मौजूद हैं। फिर उसके अलावा ये सुनियारा जो होता है हमारा, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सुनियारा बोलते हैं लेकिन सुनार होता है, यानी गोल्ड स्मिथ, वो उसके क्या क्या औज़ार हुआ करते थे, कैसे वो अपने ज़ेवरात को सांचे में ढालता था। फिर यहाँ पे किसान के औज़ार, कि हमारी जो फसलों में काम होता है, जो चीज़ें बीज बोए जाते हैं और फिर काटे जाते हैं, सब कुछ वो चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर जंगें कैसे लड़ी जाती थी, एक सोल्जर के औज़ार, वो ये आप देख सकते हैं, शील्ड्स हैं। फिर उसके अलावा ये नेज़े हैं, चाकू हैं, तीर हैं जो जंगों में इस्तेमाल किए जाते थे। उसके अलावा कुम्हार, मतलब एक पॉटर जो होता है वो कैसे, जैसे मैंने आपको गुजरात में दिखाया था पॉटरी जो हो रही थी, हम मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, यानी मिट्टी के बर्तन की तो बहुत ही पुरानी जो है ना एक हिस्ट्री है। तो कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन इन औज़ार से बनाया करते थे। फिर उसके अलावा यहाँ पर आप देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी कंट्री की जो एक इम्पॉर्टेंट कह लें कि कैश करने वाली जो चीज़ होती है ना, वो होती है वहाँ की मादनियात। तो ये इस टाइम वो चीज़ें हैं जो उस दौर में इनको मादनियात मिली होंगी, मतलब इतनी इकसाम मादनियात की यहाँ पाई गई इस जो तहज़ीब में। फिर उसके अलावा यहाँ पे मैंने देखा कि कांसी की जंजीरें हैं, हत्थे हैं। अब आई डोंट नो हत्थे क्या हैं, वो जिसे कहते हैं हथखड़ियाँ टाइप, उस टाइप की कोई चीज़ है। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे पुराने ज़मानों में कुंडियाँ होती थी दरवाज़ों में डालने वाली, लॉक जिसे हम कहते हैं, तो ये बड़े अजीब तरह के हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें सेफ्टी किस तरह से की जा सकती है, लॉक को कैसे लॉक करना है। हाँ, कुछ कुंडियाँ हमारे आजकल के अदवार से मिलती हैं। तो ये हैं तालों की चाबियाँ। अच्छा, चाबियाँ देखें कितनी मुख्तलिफ, वो ऐसा लग रहा है भाले पड़े हुए हैं। तो बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं जो कि आज से बहुत कम रिजेंबल कर रही हैं। फिर ये तांबे और लोहे की घंटियाँ हैं। अरे वाह, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मतलब अब तक का ये मेरा बेस्ट म्यूज़ियम रहा है जो मैंने अपनी लाइफ में विज़िट किए। नाज़रीन, मेडिटेशन यानी मुराकबा एक ऐसी एक्टिविटी है जो आज भी दोहराई जाती है, लेकिन ये पुराने वक्तों से चली आ रही है। और जो बुद्धा थे वो मेडिटेट करते थे, और यहाँ पर जो मूर्तियाँ सजाई गई हैं, इन मूर्तियों में वो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट पोस्चर्स में मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों की पोजीशन, उनके पाँव की पोजीशन, उनके बॉडी की पोस्चर जो है।
और मेडिटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है। आपका जो डिप्रेशन है और ये जो परेशानियां हैं उसको उनसे छुटकारा दिलाती है। फिर इस सेक्शन में आप देखें कि ये जो पड़ा हुआ है एक पीस, यहाँ पर जो बुद्धा है उनकी वफ़ात की जो एक मंजर कशी की गई है, तो ये भी इन्हें यहाँ पर मिला इन आसार कदीमा में। फिर ये चीज़ आप देखें, ये इनकी देखें कार्विंग कितनी बारीकी से की गई है, छोटी छोटी चीज़ों की, हाथ, पाँव, नाक, आंखें, छोटे छोटे जैसे वो होते हैं ना बुत, वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको हर चीज़ बहुत ही यूनिक अंदाज में मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में पड़ी हैं, यानी हज़ारों साल पहले की जो बाक़ियात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अरे वाह, इतनी ज़्यादा कलेक्शन कीमती पत्थरों की, यानी स्टोन्स जिस पे हम सबकी जान जाती है कि यार कहीं से ओरिजिनल स्टोन मिल जाए। अब यहाँ पे पड़े सारे लेकिन हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तो अब नायाब चीज़ें हो गई और इन्हें महफूज कर लिया गया है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स में स्टोन्स पड़े हैं, मुझे लगता है ये रिंग्स में भी लगते होंगे। और ये जो उस तरफ आप देख रहे हैं बीड्स पड़े हुए हैं, यकीनन इनकी मालाएँ बनती होंगी, ब्रेसलेट्स बनती होंगी। और यहाँ पर वैसे एक ब्रेसलेट पड़ी भी है और इतनी यूनिक चीज़ें हैं और इतनी डिफरेंट तरह की हैं। फिर ये दो चम्मच, मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये चम्मच किस चीज़ के लिए हैं, क्योंकि अगर तो ये सूप के चम्मच होते तो ये खाने पीने के सेक्शन में होते। अब मुझे कोई समझ नहीं आ रही ये किस लिए हैं, लेकिन चलें, मेरे पास अगर ये होते तो मैं इनसे सूप ही पीती। ये देखिए चूड़ियों की फॉर्म, मुझे ऐसे लग रहा है ये जैसे किसी हड्डी की वैसे चूड़ियाँ, जैसे पहले आपको मैंने म्यूज़ियम हड़प्पा का विज़िट करवाया था, उसमें हड्डी की भी चूड़ियाँ बनी हुई थी। आई डोंट नो अब ये हड्डी की चूड़ियाँ किस मटेरियल की हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ टाइप्स पड़ी हुई हैं। फिर ये डिफरेंट वो मादनियात कह सकते हैं। फिर इस सेक्शन पे अगर हम आएँ तो यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मैप बना रखा है इन्होंने, यानी यहाँ पर आके आप कह सकते हैं कि मैंने सारा जो साइट्स हैं ना वो सारी विज़िट कर ली हैं। इस वक्त अगर मैं बताऊँ तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे इस तरफ भेर माउंड है, फिर उसके अलावा यहाँ पर मेरे सिरकप है, फिर मेरे धर्माराजी का भी है। ये तो वो मैप है जो यहाँ पर पूरा इन्होंने बिछाया हुआ है, जिससे पता चलता है कि कौन कौन सी ये साइट्स हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने वो जो क्या किया है, खुदाई की है और चीज़ें निकाली हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ जो केमिकल्स और मादनियात निकली हैं उनको भी पॉइंट आउट कर रखा है। लेकिन ये है मैप। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको ओरिजिनल लोकेशन पर लेके जाऊँ जहाँ से ये चीज़ें डिग आउट करके निकाली गई हैं। आइए मेरे साथ। मैं इस वक्त टेक्सिला की एक तारीखी साइट धर्माराजिका पर मौजूद हूँ और ये आप जो देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा स्तूपा है। अगर गंधारा तहज़ीब को एक ताज से तशबीह दी जाए तो धर्माराजिका की जो मिसाल है वो ऐसे है कि एक बेशबहा कीमत का एक खूबसूरत चमकता हुआ हीरा उस ताज में जड़ा हुआ है। इस खित्ते पर जो सबसे बड़ी और पुरानी सल्तनत रही वो मौर्य सल्तनत थी, जिसके हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर उसके बाद बंदोसार जो उनके बेटे थे उन्होंने ये सब कुछ संभाला और उसके बाद उनके पोते अशोक ने ये सब कुछ देखा। अशोक ने एक यूनानी भक्षु जिसका नाम धर्माराजिका था उसको तबलीग की नीयत से टेक्सिला में भेजा और फिर उसी बुद्ध राहिब की वजह से उनको इज़्ज़त का मकाम देते हुए यहाँ पर बुद्ध खानका बनाई गई, जहाँ पर बुद्ध मज़हब के मानने वाले लोग इबादत की नीयत से आया करते थे। और अशोक ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे स्टूपास बनवाए जिनकी बहुत ज़्यादा तादाद है, लेकिन उनमें से कुछ स्टूपास ऐसे हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध के कुछ तबर्रुकात रखे गए। और यहाँ आकर मुझे पता चला कि इस स्टूपा की अहमियत ये है कि ये तो एक बहुत बड़ा स्टूपा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ से गौतम बुद्ध के कुछ रेलिक्स यानी उनके कोई दांत
मिले हैं। और एक और चीज़ जो अभी करीब में हुई है हमारे पाकिस्तान में, वो ये कि यहाँ पर जितनी भी साइट्स हैं उन सब साइट्स का एक विज़िट होना था, लेकिन जो रेन रिट्रीट स्टार्ट हुआ, ये तकरीब स्टार्ट हुई, उसकी जो शुरुआत है, उसका आगाज़ है वो इस जगह से हुआ, यानी इस स्टूपा से हुआ। और पूरे पाकिस्तान में फिर ये डिफरेंट साइट्स जो हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उनका विज़िट किया गया। और मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर कि अभी आपने म्यूज़ियम भी देखा, कितने खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने साफ़ सुथराई के साथ इतनी हज़ारों साल पुरानी चीज़ों को सेव किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इन चीज़ों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर रखा है। नाज़रीन, टैक्सिला को सीट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है और इस वक्त मैं टैक्सिला के एक बहुत बड़े शहर, जो तारीख़ी शहर है सिरकप, यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ इसके खंडरात हैं और कहा जाता है कि ये जो इलाका है ये कई बार आबाद हुआ और कई बार बर्बाद हुआ। यहाँ पर बुद्ध मत, जैन मत, उसके अलावा सूरज को पूजने वाले लोग आए और गए। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको भी ये जगह उनके लिए बड़ी मुकद्दस है, क्योंकि यहाँ पर एक पैलेस है। कहा जाता है कि यहाँ पर उनके कोई सेंट आए थे और जिसकी मुनासबत से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो यहाँ पर आती है, विज़िट करती है और उनके लिए बड़ा ही मुकद्दस मकाम है। और यहाँ आके मैं एक चीज़ देख के हैरान हो गई हूँ कि जो सिविलाइजेशन है सारी, ये हज़ारों साल पुरानी है। आज हम सोसाइटीज़ बना लेते हैं और एक आधी चीज़ कोई जदीद लगा के हम समझते हैं हमने पता नहीं कौन सा मार्का मार दिया है, लेकिन इन सारी चीज़ों को, इस तहज़ीब को देख के लगता है कि वो हज़ारों साल पहले तब भी लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। यहाँ पर पानी की निकासी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, फिर आपके बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वॉशरूम्स, किचन्स, बेडरूम्स, उसके अलावा गार्ड्स के लिए कमरे, स्ट्रीट्स और पता नहीं क्या क्या। तो मैं हैरान हो गई हूँ ये सब कुछ देख के कि उस दौर में भी इतने मुहज़्ज़ब, तहज़ीब से भरपूर लोग रहा करते थे। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जो मुझे यहाँ के मकामी लोगों से पता चली कि इस इलाके का, इस शहर का नाम सिरकप क्यों रखा गया, वो ये कि यहाँ का जो बादशाह हुआ करता था वो लोगों के सर काटा करता था। लेकिन इसके जो शवाहिद हैं वो हिस्ट्री में तो नहीं मिलते कि क्यों काटा करता था या वाकई काटा करता था। तो ये मुझे एक बात पता चली, इंटरेस्टिंग मुझे लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो आप भी मेरे साथ इस साइट को विज़िट कीजिए। बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरी थां वर्गा, निक्का जिहा दीवा बोलिया शाम पई तां वेखांगे। इस ज़िला की सैर करते हुए कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन शाम की ये जो लाली है ये तो ऐसे बता रही है जैसे आज भी ये शहर लियाकत अली ख़ान और बेनज़ीर भुट्टो के उस सानहा पर अफसरदा है। और इसके अलावा ये लाली उस मज़ाहमत और बहादुरी का भी इस्तारा है जो यहाँ की मशहूर पंजाबी कौम गखड़ों की मिरास थी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाएगा और तारीख़ बहादुरों की कहानियाँ, उनकी दास्तानें अपने औराक पर लिखती जाएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द आपके शहर में मैं मिलूँगी आपको शहरनामा की टीम के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी शहरनामा की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।